आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का ये भाग 5 है। भाग 4 तक बहुत अच्छा से पढ़ ली थी। ये देखिए ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसको पूरा विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं, पूरा अच्छा से पढ़ा रहे हैं। तो अगर पिछले वाला भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग ये भाग 5 शुरू करते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे और उत्तर वैदिक काल के भी कुछ हिस्सा पढ़ लिए थे। अब उत्तर वैदिक काल में लोगों का जीवन कैसा था, उनके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये सब जीवन थोड़ा देख लेते हैं। उनका जीवन कैसा था, तो सबसे पहला उनका जो जीवन देखेंगे वो सामाजिक जीवन, यानी समाज उनका कैसा था उत्तर वैदिक काल के सामाजिक। उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में अब नोट्स बनाते जाइएगा। सामाजिक जीवन। आज 1 मिनट आप लोग एक बात बताइए, ऐसे नोट्स नहीं ना बना रहा है, पहले बार में नोट्स बना रहे हैं नहीं। देखिए एक बार पहला बार में बढ़िया से समझिए, इसको पढ़ लिए, बढ़िया समझ लिए और उसके बाद नोट्स बनाइए। ये नहीं कि हम इधर पढ़ा रहे हैं आप उधर लिखने में व्यस्त हैं, कभी ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कभी भी जब हम पढ़ा रहे होते हैं पहली बार में एकदम बढ़िया समझ लेना होता है और दूसरे बार में आपको क्या करना होता है, नोट्स बना लीजिए। दूसरे बार में समझ कर नोट्स बना लीजिए। पहली बार में नोट्स बनाएंगे तो ना यही समझ में आएगा ना नोट्स समझ में आएगा, कुछ नहीं, दोनों में समझ में आएगा। तो इसीलिए पहले आराम से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए। तो पहला है सामाजिक जीवन। आपको पता है कि ऋग वैदिक काल में भी उनका समाज जो था पितृसत्तात्मक था और यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक ही था, यानी पिता ही प्रधान थे। पितृसत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पर समाज में कुछ परिवर्तन हुए। समाज में परिवर्तन, ये कृषक समाज बन गया। वो क्या था, पशुपालक समाज था और ज्यादा अस्थायी लोग नहीं रहते थे और ये लोग अस्थायी रहने लगे। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आते थे, उनके जीवन में बहुत सुधार हो गया और सुधार होते होते क्या हुआ कि ये लोग अस्थायी रहने लगे और कृषि करने लगे। कृषि करने का सबसे बड़ा इनके कारण था, कृषि करने लगे यानी कृषक हो गए, कृषि करने लगे। और सबसे बड़ा कारण था कि लोहा मिल गया था इनको। क्या मिल गया था? लोहा का सबसे बड़ा सपोर्ट मिल गया, जिसके कारण उपकरण बनाए जाने लगे लोहा का और भी बहुत कुछ। लोहा से कृषि में बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन हुआ। कृषि का एक अमूल परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन कह सकते हैं, एक अद्भुत परिवर्तन। जो अभी तक पशुपालन करते थे वो पूरी तरह से कृषि पर शिफ्ट हो गए, मतलब पूरी तरह से कृषि करने लगे। और एक बात आप ऋग वैदिक काल में पढ़े होंगे, क्योंकि देखिए आता है 2 को अंतर लिखने के लिए, या तो आएगा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर लिखने के लिए, नहीं तो आएगा वैदिक सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता में अंतर लिखने के लिए। तो इन दोनों को हम बताएंगे। ये जैसे ही वैदिक सभ्यता की सब बता रहे होंगे ना, ये आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोनों में अंतर हम बताएंगे। तो चलिए इसको पहले बात कर लेते हैं। कृषि करने के लिए लोहा का तो उपयोग करते हैं। हाँ, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर भी था। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति। अब लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में बदलाव आ गया, यहाँ पर कठोरता आ गया। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गया, कठोरता वर्ण व्यवस्था में। जैसे वर्ण व्यवस्था में कठोरता, जैसे 4 प्रकार के थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम बताएंगे भी अभी कि कौन कौन किस में आते थे शूद्र। अब यहाँ पर ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया क्योंकि यज्ञ का महत्व बढ़ गया, यज्ञों की संख्या में वृद्धि हुई। अब देखिए यज्ञों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे ब्राह्मण का महत्व बढ़ गया। आपको पता है कि ऋग वैदिक काल में ब्राह्मण उसे माना जाता था जो वेद को अच्छा से पढ़ना पढ़ाना जानता हो और समझाना जानता हो, दुनिया के बारे में उसको जानकारी हो, मतलब जो पढ़ा लिखा ठीक ठाक हो, उसको ब्राह्मण मान लिया जाता है कि ब्राह्मण है। मतलब उसके कर्म के आधार पर, कर्म अगर पढ़े लिखे होंगे तो ब्राह्मण माना जाएगा और कर्म अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यज्ञों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अब हो गया कि अब कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर बनाया जाने लगा जाति, यानी कि वर्ण कैसे बनाया जाने लगा, जन्म के आधार पर, यानी कि ब्राह्मण के घर जो भी बच्चा होगा वो ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय घर होगा क्षत्रिय ही होगा, वैसे घर होगा वैसे ही होगा। शूद्र के घर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या होगा, शूद्र ही होगा। क्यों? क्योंकि जन्म के आधार पर यहाँ पर शुरू हो गया था। ऋग वैदिक काल में ऐसा था नहीं, वो तो कर्म के आधार पर था। और यहाँ पर बढ़ गया महत्व किसका, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया और क्षत्रिय का महत्व बढ़ गया। अब हमको समझने वाली बात यह है कि ब्राह्मणों में कौन आते थे, क्षत्रिय में कौन कौन आते थे। अब देखिए यहाँ पर ऐसे करके बनाइएगा इसको,
इसको देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, ब्राह्मण लिखिएगा, ब्राह्मण नीचे लिखना है, नीचे इसके नीचे यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इधर बना रहे हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण लिखकर ऐसे, और इसको अच्छा से, और यहाँ पर पहला नंबर में लिखिएगा। ब्राह्मण में कौन आते थे? पहला नंबर में पुरोहित, पुरोहित जो थे वो ब्राह्मण के अंतर्गत आते थे, पुरोहित। दूसरा राज पुरोहित, राज पुरोहित। अब राजा भी देखिए, राजा के भी बल में वृद्धि, शक्ति में राजा का भी वृद्धि होता है, राजा भी राज पुरोहित रखने लगे, राज पुरोहित, राज पुरोहित। यानी कि यहाँ पर सामाजिक संगठन में भी वृद्धि हुई और राजा ताकतवर होने लगे, तभी आगे बताएंगे हम, राज पुरोहित। उसके बाद तीसरा नंबर आचार्य, आचार्य, आचार्य। चौथा नंबर में जो वैद्य होते थे वो भी आते थे किसके अंतर्गत? ब्राह्मणों के अंतर्गत। समझ में आ गया? इतना कर लिया ना, बना ली। देखिए थोड़ा आप नोट्स में से बनाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, और अगर आप बाद में फिर नोट्स को रिवीजन कीजिएगा तो भी अच्छा लगेगा, हाँ ये अच्छा बना है। उसके बाद आप क्षत्रिय के थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए नोट्स अगर अच्छा बन रहा था तो पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होता, अगर दूसरा भी आपका कोई नोट्स देखेगा कहेगा हाँ अच्छा बनाया है। चलिए क्षत्रिय में कौन कौन आते थे? क्षत्रिय में पहले आ जाएंगे राजा, राजा आते थे। उसके बाद सैनिक, सैनिक। उसके बाद राज कर्मचारी, राज कर्मचारी, कर्मचारी। देखिए ये क्या था, ये अब जन्म के आधार पर होने लगेगा। अब जो जन्म जिसके घर में जो ले लेगा, राजा का लड़का राजा बनेगा, वंशानुगत हो गया पद। अब कब उत्तरवैदिक काल आते काफी ये लोग वृद्धि हो गया, और अब प्रतिबंध लग गया, और व्यवसाय बदलना प्रतिबंध। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि व्यवसाय बदलना प्रतिबंधित हो गया, कि आप एक काम कर रहे दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, दूसरा काम कर रहे हैं तीसरा काम, अगर कोई काम खराब भी हो गया या काम अब नहीं भी चल रहा है तो आप काम नहीं बदल सकते। ये हो गया था इसमें। क्षत्रिय के बाद क्या, वैश्य के बारे में आते हैं। वैश्य, वैसे भी ऐसे बना लेना है नीचे, और वैसे में पहला नंबर में लिखना। और वैसे में कौन कौन आएंगे? कृषक आते थे, कृषक, और पशुपालक आते थे, पशुपालक, ये सब वैसे में आते थे। और भी जो भी अन्य जातियां थी जो कि मतलब अन्य व्यवसाय करती थी, व्यवसायिक जो जातियां थी वो आ जाती थी वैसे में, व्यवसाय करने वाले अन्य जातियां वैसे में। शूद्र में कौन कौन आते थे? शूद्र, शूद्र में पहला नंबर में आते थे मजदूर, मजदूर। दूसरा दास, मजदूर और दासान लगभग दो ही बातें थे। मतलब जो निचले स्तर के थे ना उसको किसमें मान लिया जाता था? उसको शूद्र मान लिया। अब देखिए समझिए, इस वर्ण व्यवस्था को समझ लीजिए अच्छा से। ये इसी में ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये इसके अंतर्गत आते थे। और ये पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया कि आप अपना व्यवसाय बदल सकते हैं, कहीं पर भी ना व्यवसाय बदल सकते, कुछ भी आप बदल नहीं सकते हैं। यानी कि कार्य नहीं बदल सकते, कार्य नहीं बदल सकते, कार्य नहीं बदल सकते हैं। और कितना, जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया। जीवन को कितने आश्रमों में बांट दिया गया? 4 आश्रम। सामान्य मनुष्य के जीवन 4 आश्रम में बांट दिया गया। 4 आश्रम, आश्रम, 4 आश्रम। अब इसको भी अच्छा से बना लीजिएगा, 4 आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ, दूसरा क्या था? गृहस्थ, गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और चौथा जो था वो संन्यास था, चौथा संन्यास। 4 आश्रमों में जीवन को भी कितना आश्रम में बांट दिया गया? 4 आश्रम में बांट दिया गया। तो ये हो गया इनका सामाजिक जीवन। इनके सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग देख लिए। अब इसके बाद देखिए, अब महिलाओं की भी स्थिति थोड़ी खराब होने लगी थी। इसमें क्या हुआ था? महिलाओं की भी स्थिति थोड़ा सा खराब होने लगी थी। महिलाओं की स्थिति भी सही नहीं थी। महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी थी, क्योंकि सब स्थिति जब खराब हो रहा है तो महिला की स्थिति कैसे बढ़िया होगा? महिलाओं की स्थिति खराब, महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी थी, यानी कि अब उतना बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ये हो गया इनका सामाजिक जीवन। अब इसके बाद ये अगर नोट्स बना लिए होंगे, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिए इसको। उसके बाद हम लोग इसके अगर नोट्स आप लोग बना लिए तो अगला हम लोग देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। सामाजिक जीवन के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। राजनीति इनका कैसा था? राजनीतिक जीवन, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक जीवन, यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था।
यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या हुआ कि जो अब कबीले वाले राजा थे, कबीले के राजा अब क्षेत्रीय राजा बन गए थे। क्या बन गए थे? क्षेत्रीय राजा, राजा बन गए थे और बन गए। इनके शक्ति और कार्यों में वृद्धि हुई। शक्ति और कार्यों में वृद्धि हुई। अब ये क्षेत्रीय राजा बन गए थे, कुछ क्षेत्र का राजा, कबीला का राजा, गांव का राजा न रहकर ये लोग एक क्षेत्र का राजा होने लगे थे और एक क्षेत्र उत्पन्न होने लगा था। अब मान लीजिए अब इनका देखिए, पहले क्या था? पहले धन का आधार क्या था कि पशुपालन ही था, सिर्फ पशुओं को देखकर धन निर्धारित किया जाता था। अब कितने गरीब है, अमीर है, नहीं। अब धातुओं का भी खोज हो गया, सोना चांदी का भी खोज हो गया था और लोहा का भी खोज हो गया। तो अब उसका कोई महत्व, अब ज्यादा पशुपालन का ज्यादा महत्व नहीं रह गया, कृषि भी होने लगा तो उसका ज्यादा महत्व नहीं रह गया। तो अब ये राजा की कार्यों में वृद्धि हुई और जो होते वो वंशानुगत होने लगा था। पद क्या होने लगा था? पद वंशानुगत। पद क्या होने लगे थे? वंशानुगत क्या कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और दूसरा कोई राजा नहीं बनेगा। पिछला वाला में क्या था, ऋग्वैदिक में, तो वंशानुगत ना होकर क्या था, वो आपके कार्यों पर, आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आज राजा के लायक आप नहीं बचे हैं तो राजा आज ही राजा के पद से हट जाइएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? पद वंशानुगत हो गए। इनके क्षेत्र, आप देखिए कुछ क्षेत्र की बात बताते हैं। क्षेत्र इसमें थे पंचाल, कुरु, कंधार, ये सारे क्षेत्र लगभग उस समय, और भी बहुत सारे क्षेत्र थे। ये सब उस समय के फेमस थोड़ा क्षेत्र थे। इस समय ये इधर इस क्षेत्र में राजा, बड़े बड़े राजा उत्पन्न होने लगे थे और इनके पास हथियार भी बड़े बड़े होने लगे थे और ये लोग यज्ञ करवाते थे। राज्याभिषेक के समय एक यज्ञ होता था, पता है आप लोगों को? राज्याभिषेक के समय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय यज्ञ, या कौन सा यज्ञ होने लगा था? क्योंकि उस समय यज्ञों की संख्या में वृद्धि हुई। राजसूय यज्ञ करवाते थे ये लोग जब राजा बनते थे। और राजा बनने के बाद हाँ, और कर भी वृद्धि करने लगे। कर में वृद्धि और नियमित हो गया, वृद्धि और नियमित कर करने लगे। यानी कि आपको कर देना। अब राजा के पास इतना व्यवस्था रखने के लिए कर तो लेना पड़ेगा ना। राजा कहाँ से व्यवस्था रखेगा? जनता द्वारा दिया गया पैसा से ना राजा का काम चलता है। राजा का काम कहाँ से चलता है? मतलब राजा कोई काम करने जाते हैं क्या? नहीं। कहाँ से चलता है? जो जनता द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, राजा उसी से ना सब घूमते हैं इधर उधर। जितना भी उनका सजावटी वाला सामान देखिएगा, इतना बड़ा महल देखिएगा, कौन, मतलब कहाँ से? ये सब कहाँ से आता है? ये सब जनता का पैसा होता है जो कि जनता में खर्च करना होता है। लेकिन राजा कहाँ खर्च करते हैं? अपने पर खर्च करते, अपना महल बनवाते हैं। पहले बढ़िया महल बनना चाहिए, बाद में जनता जो होगा वो होगा। जो सब जनता द्वारा टैक्स लिया गया वो सब पैसा रहता है। और राजा पहले क्या करते हैं? महल बनवाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जनता का कोई कार्य होगा। तो यही कर वृद्धि होने लगा था। उसके बाद राजा के कार्य में थोड़ा सा वृद्धि हो गया और ज्यादा कुछ इसमें राजनीतिक कारण में हुआ नहीं। और राजा बड़े और युद्ध की संख्या में वृद्धि हुई और युद्ध की संख्या में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और अपना अपना एक क्षेत्र निर्धारित होने लगा। क्षेत्र मतलब ये हमारा क्षेत्र है, ये उसका क्षेत्र है, ये उसका क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी अब निर्धारित क्या होने लगा? अब कर लेना तो क्षेत्र निर्धारित नहीं होगा, नहीं तो ये वाला राजा जो है यहाँ से आकर कर ले जाएगा, ये वाला यहाँ से कर लेकर चले जाएगा। तो क्षेत्र अब निर्धारित होने लगा। अब उसके बाद इनके आर्थिक जीवन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। आर्थिक जीवन में मुख्य रूप से कृषि आता है। आर्थिक जीवन, इनकी आर्थिक जीवन काफी उन्नत होने लगा था। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इनका आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल में बहुत ही उन्नत होने लगा था। उन्नत होने के कारण कृषि में एक अमूल परिवर्तन आया। कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया क्योंकि लोहा का खोज हो गया था, आया। अब लोग पशुपालन के साथ कृषि प्रथम पेशा बन गया। अब लोगों का कृषि प्रथम पेशा बन गया। पेशा यानी कार्य बन गया और पशुपालन भी ये लोग क्या करते थे। और उसके बाद व्यापार भी शुरू कर दिए। व्यापार, शिल्प निर्माण यानी कि उद्योग भी शुरू कर दिए। ये सब अब होने लगा यहाँ पर। उद्योग, कपड़ा बुनने का काम भी शुरू करने लगे। सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा इस समय चलता था। कपड़ा बुनने का भी कार्य शुरू करने लगे, व्यापार का कार्य शुरू करने लगे, कृषि भी शुरू हो गया। ये सब हो गया। हाँ,
यहाँ पर मुद्रा के रूप में मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन अधिकतर कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था। यानी कि एक वस्तु लेकर सामने वाला दूसरा वस्तु ले ले, बस रुपया पैसा वाला बात नहीं चलता था। मतलब धीरे धीरे प्रचलन शुरू हो गया था, लेकिन उतना तेजी मात्रा में प्रचलन नहीं था, सभी लोग उपयोग नहीं करते थे। तो यही था उनका शिल्प निर्माण, व्यापार, उद्योग ये सब होने लगा। और सोना का भी खोज हो गया था, सोना भी इनके पास था, चांदी भी था, ये सब ध्यान रखिएगा। सोना चांदी, धातु में सोना चांदी लोहा ये सब हो गया था इनके पास। ये किस में रहेगा, ये इसी में रहेगा, ये आर्थिक जीवन में रहेगा। ये सब सोना लोहा ये सब हो गया था। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।